पिछले टॉपिक में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था पिछले चैप्टर में, टॉर्क बलागुण। उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। बलागुण, इसको क्या बोलते हैं जी? बलागुण बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? आपने पंखा चलते हुए देखा होगा, आपने घड़ी देखी होगी जिसमें सुइयां चलती रहती है, गोल घूमती रहती है। पंखा भी गोल घूमता है, और भी कोई अन्य ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो गोल घूमते हो, जिसके अंदर, पंखे के अंदर देखते हैं तो हम एक सीधी लंबी ऊपर छड़ी लगी हुई होती है, जिसके नीचे पंखे की वो तारियां लगी होती है और पंखा घूमता है। तो वो किसके सहारे घूम रहा है? उस ऊपर लगी हुई उस डंडी के कारण वो पंखा नीचे घूम रहा है। उसी प्रकार घड़ी की सुइयां घूम रही है, उसके नीचे भी एक ऐसी लंबी अंदर की तरफ मशीन से एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है ऐसे लंबा, और उसके आगे यहाँ पर सुइयां अटैच होती है, जिसके कारण वो यहाँ पर घूमती है। सेम पंखे वाली बात ही होती है। ठीक है, तो उनमें जो बल लग रहा है, तो बल क्या कर रहा है? उस सुइयों को, उन सुइयों को घुमा रहा है। तो इसी घुमाने को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। यानी वो बल जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण मतलब घूमना, बल बल होता है ये कि बल, वो बल जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, बल आघूर्ण कहलाता है। जिसके अंदर ये जो सीधी लंबी छड़ी लगी होती है, इसी के कारण वो आगे लगी हुई सुइयां घूमती है या पंखे की तारियां घूमती है। तो ये जो सीधी लंबी लगी हुई छड़ होती है, इसको बोलते हैं अक्ष। और ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होती है। यानी यहाँ अगर सुइयां लगी होती है, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ ऐसे और एक यहाँ ऐसे, यानी मान लो ये था अपना अक्ष, तो इस पे लगी होती है एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ ऐसे। तो ये सब इस छड़ से 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसका? 90 डिग्री का। सारी ही 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको 3D में बना पाना मुश्किल होता है बोर्ड पे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे छड़ है, इसके आगे एक ऐसी सुई लगी होती है, एक ऐसी सुई लगी होती है, एक ऐसे लगी होती है। तो ये इस छड़ से 90 डिग्री के कोण पे है। यानी ये अक्ष हमेशा लंबवत होता है। बलाघूर्ण के अक्ष, बलाघूर्ण के अंदर अक्ष हमेशा लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री कोण पर होता है। तो इसके कारण इसको, अक्ष को हम लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। या अगर घड़ी की बात करें तो ऐसी होती है घड़ी, और ये अंदर की तरफ ऐसे लगा होता है, तो इसको हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं, आर। तो कुछ भी नाम आ सकता है, त्रिज्या, अक्ष या लंबवत दूरी। तो अब आपको समझ में बलागुण क्या होता है कि वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, ऑब्जेक्ट को घुमा दे, क्या होता है जी? बलाघूर्ण होता है। बलाघूर्ण होता है या कहलाता है। इसके अंदर हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जो लंबवत दूरी होती है, यानी जो इसके अंदर लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अक्ष होती है। क्या होती है जी? अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, या फिर हम इसको त्रिज्या, रेडियस, आर भी बोल सकते हैं। रेडियस आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके अंदर एक बल लगता है और एक अक्ष होती है, जिन दोनों के कारण
कोई ऑब्जेक्ट घूम जाता है, जैसे पंखा घूम जाता है, तो इसको ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो को तो से लिखते हैं, इसका नाम होता है जी, मैं कहीं और लिख देता हूं, इसका नाम होता है टाउ। टाउ, ठीक है, इसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ यानी टॉर्क, इसका फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बल लगता है एफ, जिसके कारण क्या होता है, लंबवत दूरी होती है, और उस लंबवत दूरी के साथ ये बल किसी ऑब्जेक्ट को घुमा देता है। तो बल गुणा आर बोल सकते हैं, या लंबवत दूरी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है। तो एफ आर, या इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी की जगह त्रिज्या भी लिखा आ सकता है, बल गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं आपको कंफ्यूज होना है। अक्ष भी लिखा आ सकता है, अक्ष की लंबाई, अक्ष की लंबाई भी है ये। तो लंबवत दूरी, त्रिज्या, अक्ष की लंबाई, तीनों एक ही बात होती है। तो बल गुणा इनमें से कुछ भी नाम आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो बराबर होता है एफ इंटू आर, डी यानी डिस्टेंस, कुछ भी लिखा आ जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बल गुणा लंबवत दूरी बलाघूर्ण होता है, जिसके कारण कोई वस्तु घूमती है। और फॉर्मूला हमें पता चल गया कि टो बराबर एफ इंटू आर होता है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम 11th क्लास में कर चुके हैं। और ये हमें एक रिवीजन के तौर पर याद रखना है, क्योंकि इसका कई बार जिक्र आएगा हमारे 12th के सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉर्क आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। हमारा बेसिक पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हम आज हिस्टोरिक के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा है मैथमेटिकल पार्ट, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे की सारी क्लासेस आप देख कर रखेंगे, क्योंकि अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली जितनी मैंने पीछे करवा रखी है, और एक ये जो लास्ट मैथमेटिकल पार्ट है ये, तो इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और किसी भी चैप्टर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि फिजिक्स अगर इतनी चीजें पता है तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है, वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, हमारा अगला टॉपिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी फिजिक्स के अंदर जो भी मैथमेटिक्स लगेगी उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके अंदर मेनली अवकलन लगेगा एक तो, जो आप 10th तक नहीं पढ़ते हैं, 11th में आके मैथ जिसने ली है वही पढ़ेगा इसको। अवकलन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जी समाकल, इंटीग्रेशन। 3 नंबर हम पढ़ने वाले हैं जी सदिश विश्लेषण, सदिश, वेक्टर्स। वेक्टर्स थ्योरी में भी मैंने करवाया था, और इसमें भी हम करेंगे। थ्योरी में आपको समझाया गया था कि क्या क्या होता है सदिश सदिश, जो दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही चाहिए सदिश के फॉर्मूले, तो क्योंकि इतने ज्यादा अवकलन समाकलन तो नहीं लग पाते हैं जितने इसके लगते हैं सदिश के, ठीक है। इसके अलावा लोग भी होता है, जो कुछ एक न्यूमेरिकल में काम आएगा,
तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहीं उसके फॉर्मूला लिखेंगे कि न्यूमेरिकल में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, अवकलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकलन डिफरेंशियल कैलकुलस, शॉर्ट में डीसी लिखा है। अवकलन क्या होता है? किसी वस्तु में परिवर्तन की दर का जब अध्ययन किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में, तो वो अवकलन होता है। यानी बेसिकली अवकलन किसी राशि को तोड़ना होता है और इसके विपरीत समाकलन किसी राशि को जोड़ना होता है। किस प्रकार? इसके लिए पहले आप कुछ साइंस समझ लीजिए। ये जो डेल्टा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि डेल्टा, 11th में भी सुना होगा डेल्टा। ये बड़ा डेल्टा है, जैसे बड़ी एबीसीडी होती है, और ये छोटा डेल्टा है। मान लो ये बड़ा ए और ये छोटा ए है, इसी प्रकार ये बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है। कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको अगर उल्टा लिख दें, मतलब उल्टा करना नहीं है लेकिन ये साइन है एक ऐसे, तो ये कहलाता है जी डेल। डेल इसका उल्टा और छोटा डेल ऐसे लिखा जाता है, डेल लिखा जाता है इसको। ये अभी काम नहीं आएगा लेकिन आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 12th के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता रहा था तो ये भी बता दिया। ध्यान में रखना इन दो साइंस को, डेल डेल्टा। जब भी कोई चीज में परिवर्तन हो रही है, मान लो कोई वाहन t1 समय पर बिंदु ए पर था, कहाँ था? बिंदु ए। और वही वाहन t2 समय पर बिंदु बी पर चला गया, तो बीच की जो डिस्टेंस है, परिवर्तन समझना, यानी परिवर्तन क्या होता है कि अंतर होता है, एक प्रकार से अंतर होता है। तो समय का अंतर क्या हुआ यहाँ पर? समय का अंतर यानी t2 माइनस t1। ये जरूरी नहीं है कि मैं t1 पहले लिखूं, t2 बाद में लिखूं। जो राशि बड़ी होती है इसको पहले लिखा जाता है। t2 माइनस t1 क्या हुआ जी? b माइनस e। अब अगर हमने आज तक पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि अगर हमारे पास दो राशियां हैं तो हम इसका वैल्यू रखकर, यानी t2 की जगह b और t1 की जगह a रख कर आंसर निकाल लेते हैं। इसकी जगह कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती है, 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज। लेकिन अगर हमारे पास फिजिक्स कहता है कि नहीं है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इसको सूत्र के रूप में, एक व्यापक रूप में, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में, तो वो इस प्रकार लिखते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है समय में परिवर्तन, यानी T2 माइनस T1, समय में परिवर्तन, अंतर। तो डेल्टा जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है जी परिवर्तन होना, किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जब बहुत ही छोटा या बहुत ही कम परिवर्तन हो तो डेल्टा की जगह डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डी। यानी dt का मतलब होता है कि ये जो t2 माइनस t1 है ये बहुत ही कम है, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस प्रकार, या 0.01 सेकेंड, बहुत ही कम। इसके लिए विशेष तौर पर dt लिखते हैं। तो डेल्टा टी, dt ये सब लिखा होगा तो इसका आपको डर नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें परिवर्तन की दर का अध्ययन करेंगे। मान लो दूरी में जब परिवर्तन होता है तो हम लिखते हैं r/t, और दूरी में परिवर्तन की दर क्या होता है? चाल होती है, वेग नहीं होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर वेग होता है। तो परिवर्तन की दर जहां भी आता है, मैंने आपको बताया है, तो समय का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? समय का। तो r/t हो गया। अब जब ये परिवर्तन है बिल्कुल ही कम हो, मान लो दूरी में परिवर्तन बहुत ही कम होता है और समय में भी बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा हो। अगर दूरी में कम परिवर्तन हो रहा है तो कम समय में ही हो रहा होगा वो, समय के सापेक्ष। अब सापेक्ष का मतलब होता है कि साथ साथ, समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम समय में बहुत ही कम दूरी में परिवर्तन हो रहा है।
तो इसको बोलेंगे कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, यानी समय के साथ साथ। सापेक्ष का मतलब साथ साथ, जब एक चीज में परिवर्तन होता है दूसरी चीज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डी आर बटे डी टी, या सीधा बोलते हैं डी बाई डी टी आर, डी डी टी आर या डी आर बाई डी टी। इस परिवर्तन की दर का अध्ययन, यानी बहुत ही कम परिवर्तन की दर का अध्ययन क्या कहलाता है जी? अवकलन। यही क्या है? अवकलन है। बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आएगा, इतनी आसान चीजें नहीं है ये, लेकिन हमें जितना चाहिए फिजिक्स के लिए वो चीज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। डी आर बटे डी टी, तो बेसिकली हमारा जो डेफिनेशन या परिभाषा है वो क्या निकल के आई कि बहुत कम या क्षणिक, क्षणिक को क्या बोलते हैं? बहुत कम क्षणिक परिवर्तन की दर, क्षणिक परिवर्तन की दर का अध्ययन या मान क्या कहलाता है? अवकलन होता है। ये किसी एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में, चर राशि, चर के, चर के सापेक्ष, किसी एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में परिवर्तन देखा जाता है। यानी क्षणिक परिवर्तन कहाँ देखा जाता है? एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में परिवर्तन देखा जाता है, और इसी को अवकलन बोलते हैं। ठीक है, अब समाकलन साथ साथ में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि इसकी विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन होती है, अवकलन की। यानी परिवर्तन की दर देखने में हमने देखो तोड़ा, विषमय मान लो टी था तो छोटे छोटे टुकड़ों डी टी डी टी डी टी में तोड़ा। मान लो 2 घंटे का समय है तो हमने उसको तोड़ के क्या किया कि पहले 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में कितनी दूरी तय की, फिर अगले 5 मिनट में कितनी दूरी तय की, ऐसे 1-2 घंटे को तोड़ के देखा कि कितनी कितनी दूरी परिवर्तन हो रहा है। अब अगर हमें ऐसा उल्टा दे दे कि पहले 5 मिनट में कितनी दूरी, ए दूरी में परिवर्तन हुआ, ए दूरी तय की, बी में, सॉरी, अगले 5 मिनट में किसी वस्तु ने बी दूरी तय की, अगले 5 मिनट में किसी वस्तु ने सी दूरी तय की, तो 2 घंटे का वो पूरा टाइम पीरियड दे दे तो आपको बोल देंगे टोटल दूरी कितनी तय की, तो उसके लिए हम समाकलन करते हैं। यानी बड़ी दूरी को तोड़कर हम अध्ययन करेंगे तो अवकलन। ये दूरी एक सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चर हो सकता है। बड़े को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन अवकलन कहलाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना समाकलन होता है। तो ये इसकी विपरीत प्रक्रिया है। क्या है जी? विपरीत प्रक्रिया है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, समाकलन क्या होता है जी? समाकलन, इंटीग्रेशन, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। हमें इसके अंदर ज्यादा उलझना नहीं है, सिंपल चीजें समझो कि अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, हमें मतलब है इसके सूत्रों से। लेकिन उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं कि ये होते क्या है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आई तो। समाकलन इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक साइड अब हम लिखेंगे सूत्र, समाकलन की एक साइड लिखेंगे अवकलन की, दोनों को साथ साथ लिखेंगे ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए, विपरीत प्रक्रिया कैसे है ये समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं जी। मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, एक इस वीडियो को अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप
आपको वीडियो दोबारा देखनी चाहिए वीडियो, ताकि कोई चीज समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर चीजें समझ में आ गई तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर आप में जानने की जिज्ञासा आ जाएगी कि वो क्या चीजें कैसे कैसे हो रही है। ये पूरी प्रकृति फिजिक्स है, पूरी प्रकृति ही फिजिक्स है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और साइंस दोनों का समावेश होता है। समाकलन, अवकलन और समाकलन के सूत्र देखेंगे। अब हमें क्या देखेंगे जी? सूत्र, फॉर्मूले। फॉर्मूले देखेंगे हम अवकलन और समाकलन के एक साथ। अवकलन को हम इस साइन से लिखते हैं, डी बाई, मान लो यहाँ पर कोई चर है एक्स हो टी हो कुछ भी, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है वो यहाँ, सॉरी अवकलन करना होता है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, जिसका यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिसका अवकलन करना हो, ठीक है जी। और यहाँ पर लिखते हैं जिसके सापेक्ष करना हो, यानी यहाँ पर वो चर आता है जिसका करना हो अवकलन, और किसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि सापेक्ष का मतलब होता है कि साथ साथ, यानी परिवर्तन। यहाँ पर कौन सा लिखा है? अवकलन का मतलब परिवर्तन की दर का अध्ययन है। तो जिस चीज में परिवर्तन की दर का अध्ययन है, दूरी में परिवर्तन की दर का यदि अध्ययन करना हो तो दूरी लिख देंगे यहाँ पर, और यदि समय के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर टी लिख देंगे, समय लिख देंगे। समझ में आई? जिसका अवकलन करना हो और जिसके सापेक्ष करना हो इस प्रकार लिखते हैं। समाकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, ये जो एस होता है इसको थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है, इसको समाकलन कहते हैं। यहाँ वो चीज लिखते हैं जिसका समाकलन करना हो, जिसका समाकलन करना हो, यानी वो छोटे छोटे चर जिनका समाकलन करना हो, और डी के आगे लिखते हैं जिसके सापेक्ष करना हो, जिसके सापेक्ष करना हो, वो यहाँ लिखा है। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो पहला फॉर्मूला हमारा अवकलन के लिए होगा जी, हम एक कोई चर ले लेते हैं x, तो हमें जिसके सापेक्ष करना होगा उसको x की जगह रख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए x ले लेते हैं, तो d बाई डी एक्स, और किसका करेंगे अवकलन? x की पावर n। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल। x की पावर n का मतलब यहाँ पर t की पावर 5 हो सकती है, r की पावर 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको रख लेंगे जैसे मान आएगा। x की पावर n, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है जी, ये जो पावर है ये पहले लिखी जाती है, वो x n और एक पावर कम हो जाती है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी। दूसरा इसका फॉर्मूला d dx e की पावर x का, तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है। तीसरा d बाई डी एक्स log x, log x का भी फॉर्मूला हमें काम आ सकता है, तो log x 1/, ये इसका फॉर्मूला होता है। नंबर 4, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों की बात करेंगे कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इसका हो जाएगा जी cos x, d बाई डी एक्स, अब cos x का करेंगे तो इसका होता है जी माइनस साइन एक्स। एक बात ध्यान में रखना, याद करने का तरीका बताता हूँ। साइन से कोस आगे चल रहे हैं, फिजिक्स में जब भी दिशा चेंज होती है तो माइनस का साइन आता है। तो देखो साइन से कोस आ रहा है, अब कोस से साइन आएगा, तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको याद है कि साइन वाले में माइनस आया है, तो सभी अवकलन में, सभी अवकलनों के सूत्र या समाकलन के सूत्रों में जहाँ साइन आएगा, यानी साइन का फलन आएगा, साइन या साइन आएगा या साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, जहाँ साइन और कोसेक दोनों आएंगे वो माइनस लगेगा। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ये ट्रिक है याद रखने की।
बाकी कुछ नहीं है। नंबर 6 d/dx, इसके बाद क्या था, 10x। ठीक है, और इन दोनों का साथ में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रकार की ट्रिक है याद रखने की, क्योंकि हमें याद रखनी है चीजें जिसमें ये फॉर्मूले हमको सिर्फ याद रखने हैं मेनली। ये फॉर्मूला और ये दो साइन कोस के फॉर्मूले ही काम आते हैं, लेकिन फिर भी आप सारे याद रखें। d/dx टेन कोट, अब देखो टेन कोट सेक कोसेक क्या बनता है जी, साइन कोस के बाद क्या था, टेन कोट सेक कोसेक, इनकी दोनों की स्क्वायर होती है, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद साइन वाला माइनस में आता है, तो साइन का उल्टा मतलब साइन और कोसेक क्या होंगे, माइनस में, तो माइनस का साइन। ठीक है जी, फिर हमारा बच गया जी नंबर 8 d/dx टेन कोट के बाद सेक सेक एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होगा सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है जी, अब देखो सेक में एक तो खुद सेक आता है सेक एक्स, और यहाँ पर सेक इसका था टेन का था ना, तो टेन भी साथ में ले लीजिए टेन, ये याद रखने की छोटी सी ट्रिक। 9 नंबर d/dx कोसेक एक्स, इसका क्या आ गया कोसेक का, एक तो खुद कोसेक आ जाएगा इसमें, और कोसेक स्क्वायर किसका था, कोट का था, तो दूसरा कोट एक्स का था। ये हमारे 9 फॉर्मूले हो चुके हैं। एक 10वां फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी अचर पद का कांस्टेंट का, यानी सी फॉर कांस्टेंट, यानी 5 2 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुई या फिर वो कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं आप उसको, तो उसका अवकलन क्या होता है जी, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा याद रखें आप इस बात को। अब समाकलन में इसी तरह होता है कि इसका उल्टा हो जाता है, मैंने बताया विपरीत प्रक्रिया है, तो कैसे लिखेंगे। नंबर 1 देखें, जिस अवकलन का आंसर समाकलन है उसी को विपरीत कर देते हैं। जैसे इसका अवकलन का आंसर क्या था, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, इसका समाकलन करना है एक्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा एक्स की पावर एन। ठीक है, क्या आएगा, एक्स की पावर एन आएगा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कैसे, प्लस सी आता है। ठीक है, ये एन से समाकलन के है, इसलिए सी आएगा, अगर लिमिट्स नहीं होगी तो वो बाद में बात करें। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि जी एक्स की पावर एन से बता देता हूँ कि डी एक्स, तो यहाँ पर अवकलन में माइनस हो रही थी पावर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पावर प्लस हो जाएगी, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और जो पावर है वही नीचे डिवाइड में आ जाएगी, वहाँ मल्टीप्लाई में जा रही थी यहाँ डिवाइड में, और प्लस में सी आता है। ये एन इसी समाकलन के लिए होता है। जैसे समाकलन में यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर होता है जी अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है जी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में कोई दो लिमिट्स होती है, जैसे ए और बी के बीच में हम अगर किसी का समाकलन कर रहे हैं, तो जो भी अपना आंसर आता है उसके ऊपर ए और बी लिमिट्स लेना। एक एग्जांपल दूंगा तब और समझ में आ जाएगा। इसके अंदर प्लस में सी नहीं आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है कि ए और बी के बीच में करना है अपने को, और इसकी एन से समाकलन की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो प्लस में सी आता है। सी मतलब कॉन्स्टेंट, कि हमें पता ही नहीं है कि वो उसकी लिमिट कहाँ तक है, हम उसको प्लस में सी लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की कोई और भी हो सकती है वैल्यू जो सी की जगह आ सकती है। दूसरा फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले से ही आता है, देखो एन प्लस वन किया, तो इसमें प्लस वन लगाया, प्लस वन लगाया तो पावर एन बची, डिवाइड में एन ही नीचे आएगा, तो एन से एन घट गया, एक्स की पावर एन, इस फॉर्मूले से आ गया। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है अपना। दूसरा फॉर्मूला ई की पावर एक्स में, ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है, प्लस में सी लिखना है अपने को, जब लिमिट नहीं दी हो यानी एन से समाकलन, तो प्लस में सी आएगा ही आएगा।
ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स होता है और समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है, थोड़ा ध्यान में रखिए। अगला फॉर्मूला हमारा log x का अवकलन 1/x था, तो अब उल्टा कर दो कि 1/x का समाकलन log x होता है और प्लस, समझ रहे हो आप, उल्टा हो रहा है। log x का अवकलन 1/x था, तो 1/x को अब जोड़ेंगे तो वापस log x आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तोड़ के ये लाए, अब इसको जोड़ के लाएंगे तो यही आएगा। नंबर 4, हमारे पास साइन एक्स था, क्या था, साइन एक्स डी। अब साइन एक्स का फॉर्मूला कोस एक्स था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ वही लिख दिया, वो नहीं लिखना है, एक बार भी होगा तो साइन का भी, लेकिन साइन का बाद में बताऊंगा, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो कोस एक्स है, कोस एक्स किसका अवकलन है जी, साइन का, तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, वापस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो साइन एक्स है यहाँ पर, अब ये माइनस है ना, हम आगे लगा देते हैं माइनस, क्योंकि देखो अगर इसको दोनों को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस कोस एक्स यहाँ आ सकता है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। माइनस का कोई झंझट नहीं है, इतने समझदार हो आप कि माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स, यहाँ से उल्टा। अब माइनस यहाँ लगा था, तो इसको और इस दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे हो सकता है ना, तो माइनस कोस एक्स हो गया। लिखने को हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन समाकलन कर रहे हैं तो हम सीधा लिख देते हैं साइन एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स का तो आएगा नहीं, साइन एक्स का जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स देखो, हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स था, किसका अवकलन था, टेन एक्स का, तो समाकलन क्या होगा इसका, टेन एक्स प्लस सी। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, ये किसका अवकलन था, कोट एक्स का, तो समाकलन इसका होगा कोट एक्स प्लस सी। अब ये माइनस यहाँ आ गए। नंबर 8, हमारे पास क्या था, सेक एक्स, इसका अवकलन क्या था, सेक एक्स टेन एक्स, तो उल्टा कर देते हैं, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का समाकलन क्या हो जाता है जी, सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। अभी यहाँ कोसेक एक्स था तो हमने माइनस नहीं लिखा, मैंने कहा जहाँ कोसेक या साइन आएगा तो माइनस लगाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना माइनस। नंबर 9, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स था, तो अब कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस सी आ गया। अब 10 नंबर में हमारे पास क्या बचा है, अचर पद। अब देखो सी का अवकलन 0 था, यानी अचर का 0 था, तो 0 का समाकलन कोई अचर पद होगा सी, ठीक है। अगर 0 का समाकलन, सॉरी अवकलन सी का 0 है तो 0 का समाकलन सी कोई अचर पद होगा। ये फॉर्मूले जब लगेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे, फिलहाल के लिए आप फॉर्मूले ध्यान में रखिए, मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बता दी है। एक, अगर आपको अवकलन की याद है तो समाकलन के अपने आप आ जाएंगे, उल्टा ही तो करना है, विपरीत प्रक्रिया है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा निश्चित समाकलन के बारे में बता देता हूँ कि निश्चित समाकलन का एग्जाम्पल देते, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ही बता देता हूँ निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, क्योंकि एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में है। निश्चित समाकलन, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 2 और 4 के बीच में समाकलन करना है। लिमिट दे दी इस बार कि नीचे 2 है, ऊपर 4 है। जो नीचे होती है यानी लोअर लिमिट होती है, ये निम्न सीमा, ऊपर वाली उच्च सीमा अपर लिमिट होती है, ठीक है। यानी ये क्या है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। कौन सी? अब ये यही सब फॉर्मूले लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगेंगे? मान लो इस फॉर्मूले पे हम लोग लेते हैं कोई एग्जाम्पल एक्स की पावर एन पे। तो मान लो हमारे पास है एक्स है, एक्स होने का मतलब कि एक्स की पावर एक है ये डी एक्स। एक सिंपल सा लेते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर इक्वल। अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। क्या फॉर्मूला था? एक्स की पावर वन है तो एक ऐड हो जाएगा, वन प्लस वन, और डिवाइड में यही पावर नीचे आ जाएगी। यहाँ से नहीं आएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि लिमिट दी हुई है, और ये लिमिट यहाँ बड़े ब्रैकेट के आगे यहाँ लग जाती है, 2 और 4। फिर इसको सोल्व करो कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक और एक 2, और नीचे 2 हो गया, 2 और 4। ठीक है। अब देखो एक्स की जगह यहाँ पर जो चर होगा उसकी जगह आएगी लिमिट्स। तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे, एक्स की जगह पहले 4 आएगा, 4 की जगह बटे 2, और फिर साइन आएगा हमेशा माइनस का, और फिर 2 रखेंगे निम्न सीमा, 2 की स्क्वायर बटे 2। ये आ गया हमारे। अब इसको सोल्व कर लो। ये 4 चौक 16 होते हैं बटे 2, माइनस 2 दूनी 4 होते हैं बटे 2। ठीक है, बराबर कितना आया? 8 माइनस 2, 6, और 6 हमारा आंसर। इस प्रकार एक फिक्स आंसर आ जाता है इसका, निश्चित समाकलन का। समझ में आया आपको निश्चित समाकलन? जो भी चीज नहीं समझ में आई उसको थोड़ा स्लो मोशन में दोबारा देख लो, बेहतर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे, उसके बाद हम छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी पढ़ना है हमको। ठीक है, नंबर 4, क्योंकि मैंने वो शायद करवाया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी थोड़ा सा अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समाकलन, सॉरी सदिश की करें या ट्रिग्नोमेट्री की? ट्रिग्नोमेट्री की कर लेते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें दोबारा बताएं, हमारे समझ में नहीं आई, या फिर वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जुड़े रहिए, बहुत ही बेस्ट कंटेंट के लिए आपको बेस्ट और एकदम आराम से वो कंटेंट मिलेगा जिसमें आप बोर्ड में 100/100 का स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। क्योंकि बहुत फिजिक्स को पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। हम वैसे इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, इनको प्रैक्टिस में लाना होगा, इनको प्रैक्टिकली समझना होगा, बहुत ही गहनता से समझना होगा इसको। ठीक, किसकी बात करें? सदिश की करें या ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं, चलो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होती है, आप 10th में पढ़ चुके हैं इसको, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री पहले बात तो ये कि हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। किस पे लगती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके अंदर जो भी थीटा लिया जाता है, यानी यहाँ लो या यहाँ, थीटा का मतलब कोण, यानी जिस कोण के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिस कोण की वैल्यू निकालनी है, उस कोण को थीटा बोलेंगे। थीटा, कोण को थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ मान लो अगर थीटा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 90 डिग्री के अलावा दोनों कोणों में से कोई भी थीटा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके भुजाओं के कुछ नाम होते हैं, जैसे समकोण, ये कौन सा है? समकोण है, तो इसके सामने वाला समकोण, कौन सी? कर्ण, समकोण कर्ण, ऐसे याद रखें आप। सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी? लंब, परपेंडिकुलर। कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, लंब। और जो बच गई भुजा वो होती है आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जी बेस। ठीक है, बेस बोलेंगे। ये इसके नाम होते हैं भुजाओं के, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट,
सेक और नंबर 6 कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। थीटा यानी अगर कोण नहीं है साइन कोस इनके आगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनके आगे कोण होना जरूरी है। जैसे साइन थीटा बोलते हैं, साइन एक्स, साइन 90 डिग्री, कुछ भी बोलो, कोण के अलावा, कोण के बिना इसकी वैल्यू नहीं होती है। जिसको आपने 10th क्लास में एक ट्रिक के द्वारा पढ़ा था, जो थी लाल बटे कक्का, या बोले तो LAL बटे KA। अब इसके नाम मैं आपको लिख कर बताऊं, इतने छोटे नहीं है। लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, ऐसे बोलते हैं इसको। तो साइन का मतलब पहला किसका होता है, साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं आप। और टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए तो मैं बता दूं कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। या साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा 1 बटे कोसेक थीटा होने का मतलब साइन जो कोसेक की वैल्यू है वो इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे साइन का कोसेक की वैल्यू क्या होगी, 1 बटे साइन थीटा, होगी कि नहीं होगी। अब मैं इस साइन थीटा की वैल्यू यानी लंब बटे कर्ण लिखूंगा ऐसे, लंब बटे कर्ण। तो क्या रूल है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा ना, उल्टा। कर्ण बटा लंब हो गया, ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर भूल गए हो तो लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कोसेक में उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कोस थीटा है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो गया, 1 बटे कोस थीटा, उल्टा कर्ण बटे आधार। ये आधार बटा कर्ण था, तो ये कर्ण बटा आधार है। कोट थीटा किसका उल्टा है जी, टेन थीटा का। तो टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार थी, तो उल्टी हो जाएगी, यानी आधार बटे लंब हो जाएगी। ये टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, यानी इतनी चीजें आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। यानी आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दी, ये चीजें आपको त्रिकोणमिति के अंदर पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स होती हैं, जैसे नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं 10th में, मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले चाहिएंगे यहाँ पर। दूसरा 1 प्लस एन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गई जी। अब टेन कोट याद करने का तरीका, टेन कोट सेक कोसेक, आगे सब कुछ क्लियर है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की नहीं पढ़ने वाली है। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा दूर किसी की नहीं पड़ेगी। कोई फॉर्मूला अगर कोई और भी आता है बाहर से, तो इसकी चर्चा हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, अब मैंने हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था वो क्या बताया था आपको, सदिश, सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, विश्लेषण, ठीक है। यानी सदिश के बारे में मैथमेटिकली चीजें आपको पढ़नी है। आपको मैंने बता चुका हूं कि सदिश क्या होता है। सदिश वो होता है जिसके अंदर, सदिश क्या होता है, सदिश वो होता है जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ, एक तो होता है परिणाम यानी रिजल्ट, और एक होता है परिमाण यानी न्यूमेरिक वैल्यू।
परिमाण के साथ साथ दिशा भी, यानी कि कोई मान भी होता है और उस मान की कोई दिशा भी होती है। जैसे बल होता है तो बल की, हम बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं उसकी वैल्यू भी हो गई और उसकी दिशा भी हो गई कि किस दिशा में बल लगा रहे हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विस्थापन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दिशा भी और उसका परिमाण भी। लेकिन अदिश राशि वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा में परिमाण होता है, दिशा उसके अंदर नहीं होती है। जैसे दूरी हो गई, तो दूरी बताने के लिए अपने को दिशा की जरूरत नहीं है, दूरी की कोई भी दिशा हो सकती है या फिर कोई और भी ऐसी वैल्यू जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश कहलाता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्लास में भी चर्चा की थी बहुत ज्यादा इसके। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे अगर कोई दो सदिश विपरीत एक ही दिशा में, पहले एक दिशा में, ये भी एक दिशा में और फिर दूसरा भी इसी दिशा में, दो सदिश यदि एक ही दिशा में, ये ए सदिश है, ये बी सदिश, तो इनको जोड़ेंगे कैसे? तो इसका परिमाण क्या होगा? आर। परिमाण को हम आर सदिश से लिखते हैं, रिजल्टेंट। तो परिणामी सदिश का क्या होगा? परिमाण क्या होगा सदिश का? यानी आर बराबर होगा जी ए प्लस बी। जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर दिशा नहीं, केवल परिमाण लिया जाता है, जिसके लिए मैंने आपको एकांक सदिश में बताया था कि ए सदिश बराबर होता है ए सदिश का परिमाण बटे एकांक सदिश। ठीक है, सॉरी उल्टा लिखा, ए सदिश बटे ए सदिश का परिमाण, यानी मोड लगाने का मतलब केवल परिमाण न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ये इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों है, जिसमें से परिमाण कैंसिल हो गया तो क्या बची? दिशा। दिशा यानी इसको क्या ए कैप से लिखते हैं, ए कैप से लिखते हैं एकांक से। ठीक है, तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो परिमाण पे करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू पे, दिशा पे कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? ए प्लस बी। रिजल्टेंट का मतलब कोई सदिश, इन दोनों को जोड़ के जो नया सदिश बना वो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर बराबर ए प्लस बी। 11th क्लास में बहुत अच्छी और गहराई से चैप्टर पढ़ के आए हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 11th क्लास का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। अगर मान लो कोई दो सदिश विपरीत दिशा में है, ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने का मतलब इनका जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? डिफरेंस के बराबर होगा। ये साइन डिफरेंस का है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर ए बड़ा है तो हम ए माइनस बी लिख देंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा में, तो माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। और अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए लिख देंगे, इसलिए ये डिफरेंस का साइन लगता है कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। ठीक है, नंबर 3। अब मान लो या तो एक ही दिशा में होंगे दोनों, या विपरीत दिशा में होंगे, या फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में हों। जैसे ये यहाँ है और दूसरा सदिश यहाँ हो, एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? थीटा कोण बनाते हैं। तो इसके लिए फिर इसका परिणामी क्या आएगा? आर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और थीटा, इसका रूट हो जाएगा, ए बी कोस थीटा का रूट हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसके फॉर्मूले हो गए। नंबर 4, हमने जोड़ का देख लिया, गुणा का अलग अलग दिशा में देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया। अब आता है जी अगर मल्टीप्लाई हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करनी? दो सदिशों को गुणा, सदिश गुणन, सदिश गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जी सदिश गुणन, एक होता है जी अदिश गुणन। सदिश और अदिश दो प्रकार के होते हैं, जिसको विस्तार से समझना है, बहुत ही काम की चीज है। इसके स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में रोक के वीडियो और नोट करना। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ न तो आपको उसे ज्यादा पढ़नी है और ना ही कम।
क्योंकि जितनी चाहिए उतनी बता रहा हूँ मैं। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे, ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और अगर कम पढ़ ली बेवकूफ बनने की कोशिश करोगे तो फिर सब खराब हो जाएगा। अगर आपको फिजिक्स में कंप्लीट चाहिए 100/100, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ इतनी चीजें आनी ही चाहिए। नोट्स बनाएं आप साथ साथ। तो सदिश गुण में अदिश गुणन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सदिश गुणन, सदिश गुणन और एक साइड अदिश गुणन। सदिश गुणन और अदिश गुणन क्या फर्क होता है? सदिश गुणन जब भी करेंगे तो हम दो सदिशों का गुणा करेंगे, यानी सदिश को सदिश से गुणा करेंगे, सदिश को सदिश से गुणा करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश। लेकिन अदिश में भी क्या होता है? अदिश में होता तो सदिश का गुणा सदिश से ही, सदिश का गुणा सदिश से ही, लेकिन जो भी आंसर आता है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये डिफरेंस आप पहले तो याद रखें, ठीक है? पहले तो आप इस डिफरेंस को याद रखें। फिर करते कैसे हैं? इसको बोलते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं जी डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी? डॉट प्रोडक्ट। ये इनके नाम है, ठीक है? अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई ए सदिश को बी सदिश से सदिश गुणन किया तो उनके बीच में क्रॉस आएगा, यानी कि अगर दो सदिशों के बीच में क्रॉस लगाए तो इसका मतलब एक सदिश गुणन है, ठीक है? और इसका मान होता है जी ए बी साइन थीटा। एन केप दिशा बताता है, सिर्फ कैप लगाए मतलब एकांक सदिश से परिणाम एक है इसका, और दिशा बताएगा सिर्फ, ठीक है? तो ये ए बी साइन थीटा सदिश गुणन होता है। अदिश गुणन होगा तो दो सदिशों के बीच में अगर डॉट लगा हो तो इसका मतलब कि ये दो सदिशों का अदिश गुणन है, आपको समझना है। और इसका फॉर्मूला होता है कि ए बी कोस थीटा, और दिशा इसमें होती नहीं है। कोस थीटा साइन थीटा क्यों होता है? क्योंकि किसी थीटा कोण पे होंगे दोनों सदिश, तो वो कोण आएगा बीच में, ठीक है? साइन थीटा कोस थीटा आ गया, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपका अगर कोई एकांक सदिश में दिया हो वैल्यू तो वो भी होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा, अगर मान लो आई, हमने एक बात की थी कि ये एक्स वाई और जेड है, अक्षों के सापेक्ष एकांक सदिश आई के जे के और के होता है, ये एकांक सदिश है इनकी। तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पे होते हैं। एक्स तो ग्राफ में एक्स तो 90 डिग्री कोण पे होते हैं, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का, तो आई केप और जे केप का मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ए बी कोस थीटा आई इंटू जे कोस थीटा, और कोस 90 का क्या मान होता है जी? कोस 90 का मान 0 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को करेंगे तब 0 आएगा। लेकिन इसका इसके साथ ही करेंगे, एक्स का एक्स के साथ, यानी आई केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोण कितना? 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आई केप इंटू आई केप बराबर आता है 1। और इसी प्रकार समान सदिश जे केप डॉट जे केप बराबर के केप डॉट के केप 1 होता है। बाकी एक दूसरे के अलावा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाते हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो साइन का करेंगे, क्रॉस करेंगे तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो आई का आई के साथ ही करेंगे तो बीच में कोण 0 डिग्री। साइन 0 का मान तो 0 ही सॉरी, साइन 0 का मान तो 0 होता है। और आई का जे से करेंगे तो 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एक दूसरे समान से गुणा करेंगे, आई को आई से करेंगे तब तो 0 आएगा, यानी इस कंडीशन में क्या आएगा? आई डॉट आई केप बराबर जे डॉट जे केप बराबर के डॉट
एक सॉरी क्रॉस आएगा डॉट, ठीक है, तब तो क्या आता है, जीरो आता है। और बाकी कुछ भी करेंगे तो एक आएगा, जैसे आई को जे से, जे को के से, ए को आई से करेंगे तो एक। ये आई जे के ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी नंबर वाइज आप ऐसा बोल सकते हैं, आई जे के आई एक विपरीत क्रम में चल रही है। विपरीत क्रम में चल रही है कि आई को अगर मैंने के से किया, उल्टा कर दिया, यानी यहां से चल गए आई को के से, फिर के को जे से, जे को आई से, तो इसमें क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है ये, -1 इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है ये 11th में हम पढ़ चुके हैं। 12th में सॉरी 12th में ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी हम अगर आपको बता ही रहा हूँ तो मैं बता दूं कि इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है, बस ये लगा दिया, और आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके पास वैल्यू है इसका माना जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स होती है, हमने 11th में पढ़ी है, आई के, जे के, ए के, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, मान लो कोई ये वैल्यूज है तो 5 7 1 4 3 कुछ भी हो सकते हैं इनकी जगह। इसको मैट्रिक्स को सोल्व किया जाता है, जो इसका आंसर होता है, ठीक है, जो मैं आपको सोल्व करके एग्जांपल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको याद दिला दिया थोड़ा सा। 11th क्लास में पूरा टॉपिक लगता है, अगर किसी को पढ़ना है गुण ऐसे वाला तो आप 11th क्लास के बैच में आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारा सदिश विश्लेषण था। इतनी चीजें अगर आपको आ रही है मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स को सोल्व करने से, न्यूमेरिकल सोल्व करने से, ठीक है। इसके अलावा हम जो बीच में चैप्टर के पढ़ेंगे फॉर्मूले वगैरह, उसको भी मैं आपको अलग से करवाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। तो आप हमेशा साथ बने रहिए। आपका 12th का रिजल्ट फिजिक्स में 100/100 का स्कोर हम लेके आएंगे, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, जितना बोलता हूँ उतना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, हमारे क्लास के, उन बच्चों को तो फिर मैं पर्सनली देख ही दूंगा। आप देख रहे हैं वीडियो, अच्छी बात है, अगर दोबारा दो नोट्स आपको बनवा सको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट। हमारी जो पहली यूनिट है 12th की, जो हमारी पहली यूनिट है, जिसके अंदर 2 चैप्टर है हमारा, यह है स्थिर वैद्युत के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी है, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर लगते हैं, पहला और दूसरा, जिसके अंदर से हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात करेंगे, और हम अब कल से अपना अगली क्लास से ये स्टार्ट कर देंगे चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है जी।